आपका तो पहला दिन ही है, आप दोनों का पहला दिन ही है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो स्टार्ट कर दिया है हमने, और उस टॉपिक का नाम है सेल। टॉपिक का नाम क्या है? सेल। ये सबसे पहले देखो बच्चों, ये एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, और इसका 100% सवाल पेपर में आता है, सेकंड ग्रेड से लेकर के, और सभी एग्जाम्स के अंदर इसका सवाल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो आपको क्या करना है, जैसे जो बच्चे आज पहला दिन है, तो ऐसा नहीं समझे कि पिछला नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। हर एक ऑर्गन अपने आप में नया ऑर्गन है, नया चैप्टर है। जैसे कि अपन कोशिका की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, तो सेल के अंदर गोल्जिकाएं एक अलग चैप्टर है, उसमें कोई पिछला काम नहीं आएगा। जैसे कि लाइसोसोम, तो लाइसोसोम एक नया काम आएगा, पिछला कोई काम नहीं आएगा, आप भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रश्न 100% आता है। और लैब असिस्टेंट एक ऐसी वैकेंसी है विद्यार्थियों, जो राजस्थान की सबसे बढ़िया भर्ती है मेरी अनुसार। न तो आज तक इसका पेपर आउट हुआ, ना इसके पेपर में डिले हुआ, और ना ही इसके पेपर में कोई गड़बड़ी होती है। दूसरी बात, मैंने फिर बताया कि कंपटीशन आप जैसे ही बच्चों में है। जो तैयारी ऑलरेडी एमएससी करा हुआ बच्चा लैब असिस्टेंट की तैयारी नहीं करेगा। अभी मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स इनसे एमएससी हूं, तो मैं नहीं करूंगा उसको, है ना, कि मैं पीएचडी की तरफ मुँह करूंगा। तो ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर आप जैसे विद्यार्थियों में भी लड़ाई है आपकी। और आपका जो पहला चैप्टर है वो मैंने सेल स्टार्ट किया है, ताकि बच्चा कहीं से भी जुड़े तो उसको समझ में आ जावे। बाकी एक सर्कल होता है बच्चों, देखो इधर ध्यान से, एक सर्कल होता है, जैसे कि अब मैं पहले सेल पढ़ाऊंगा, सेल के बाद सारे सिस्टम चालू करूंगा, तो धीरे 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 सिस्टम खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म होंगे, खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद वापस से सेल चालू करूंगा, और जब सेल चालू करूंगा तो जो पुराने हैं उनका तो क्या हो जाएगा, रिवीजन, और जो नए हैं जो आते जाएंगे उनका वापस से सेल चालू हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से जिस जिसका खत्म होता जाएगा, क्योंकि अपने पास अभी कम से कम भी 8 महीने का समय है। कितने महीने का समय है? 8 महीने। 8 महीने का मैं समय मान के चल रहा हूँ, और अपने को 7 महीने कम से कम कोर्स करने में लगेंगे। 7 से कम में टाइम में नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ये मतलब एक कहते हैं ना कि एक फिक्स टाइम है, इतना तो अपने को टाइम लगेगा। जैसे सेकंड ग्रेड में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम अपने को यहाँ पे लगेगा, और ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि तुम बिल्कुल सेकंड ग्रेड वाले तो मैच्योर हो जाते हैं। अपने को अभी जैसे मैथ का है 12th में, जिसके मैथमेटिक्स है तो उसके बायो वैसे ही कमज़ोर है, और जिसके बायो है उसके फिजिक्स कमज़ोर है। समस्याएँ तो दोनों तरीके से हैं। और कुछ का तो जैसे कि कोई 12th करके आया है तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिसके फर्स्ट ईयर चल रही है, सेकंड ईयर चल रही है, या फाइनल ईयर चल रही है, तो वो और ज़्यादा समस्याओं में है, क्योंकि उन्होंने छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जितना पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा उतना मैं ही पढ़ाऊंगा। बाकी जो बच्चे का पोर्शन वो बहुत सारी फैकल्टी है हमारे पास, जिनको मेरे सानिध्य में सारे काम करते हैं, है ना। तो ये मैं तो अभी 1-1.25 घंटा निकाल पाता हूँ, बाकी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए आपकी क्लास ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रही है। अन्यथा तो साइंस की क्लास कम से कम कितने घंटे होनी चाहिए? 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे हो नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी क्लासें कंटिन्यू रहती है पूरे दिन। अभी 5:30 से 7 का ही टाइम खाली है, बाकी 7 से फिर 8:30 तक क्लास है, फिर 8:30 से लेकर के रात को 10 बजे तक क्लास है, ठीक है। इसी वजह से पूरे दिन मेरा सुबह 9 से लेकर के शाम तक पूरे दिन बैच रहता है कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कल है, हमने एक टेस्ट पेपर का आयोजन रखा है। सुनना, अब तुम्हारे लैब असिस्टेंट, तो भाई तुम लैब असिस्टेंट वाले तो मत आना भले चाहे टेस्ट पेपर देने, लेकिन अगर तुम यहीं रहते हो, जैसे बाहर से आ रहे हो तो मत आना, लेकिन तुम यहीं रहते हो, आसपास रूम ले रखा है या उदयपुर में ही हो, तो टेस्ट पेपर देने आया करो। इससे क्या होता है, आपको गोले भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को तो मैं देखता हूँ रोल नंबर ही सही नहीं भर के आते पेपर में, नंबर तो बाद में आएगा, पहले रोल नंबर तो भरे। तो कल जो आसपास उदयपुर या आसपास मतलब जो रह रहे हैं, जो आ सकते ज़्यादा समस्या नहीं हो, तो ऐसे बच्चों से आप आना कल, और आकर के और अच्छे से उसको क्लियर करना, टेस्ट को देना। यहाँ इतने बच्चों के बीच में बैठोगे, मोटिवेशन बढ़ेगा। अब जैसे कि पिछले जो टेस्ट में जिनकी फर्स्ट प्राइज आई है, कल उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ऐसे तुम्हारे भी करवाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं अभी लैब असिस्टेंट के, लगभग विद इन शायद मेरे हिसाब से 2-1 महीने में आपके नोट्स आ जाएंगे आपके पास 11th-12th, क्योंकि वो पूरे अपडेट करने पड़े, नए बनाने पड़े उसको, तो उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर अभी नोट्स की आवश्यकता भी नहीं है, अभी तो अपन जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ ले, जो बहुत है ना। बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे हम, जो आपके एशियंट वगैरह है, जो आपके एलन वगैरह है, जो 11th-12th में जो वो पढ़ाते हैं, वो सबका निचोड़ करके हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो हमारा सानिध्य पूरा, मतलब एकदम पूरी टीम इसके ऊपर बैठी हुई है, लगभग 11 जने आपके नोट्स के ऊपर लगे हुए हैं,
11 जो मेरी टीम है वो 11 जनों की टीम आपकी केवल नोट्स ही बना रही है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने का प्रयास किया गया है ताकि आपके साथ के साथ न्यूमेरिकल्स की भी क्या हो सके बताओ, प्रैक्टिस हो सके। तो ये सब एक लंबा प्रोसेस है, एक टाइम लगेगा अपने को, लेकिन एक समय के बाद अपने को हकीकत में ये फील आएगा कि हाँ यार अब अपने अंदर बदलाव आ रहा है। एक दिन का बदलाव नहीं है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, जिस चीज़ को पढ़ने के लिए इतना समय अपन ने लगाया है उस समय के बाद अब अपना आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो अब बस आपके बस बारी है आपके रेगुलरिटी की, आपके कंसंट्रेशन की, अन्यथा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। किताबें आपको दे दी घर जाके सजा दोगे तो कोई मतलब नहीं है। नोट्स बहुत अच्छे लेवल के आएंगे आपके पास, करीबन मान के चलो 200 पेज की एक बुकलेट आएगी आपके पास, और 200 पेज की 3 बुकलेट आपको मिलेगी। तो ये आपको आने वाले समय में हम सब कुछ प्रयास करेंगे। तो अगर कल आप उदयपुर ही रहते हो प्रॉपर और आ सकते हो तो आना, टेस्ट देना, उससे पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो कल करें, अपने अंदर मोटिवेशन आएगा। जब तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं इस टॉपिक के बाद तो तुम्हारे को भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं खुद प्राइज दूंगा तुमको भी, तो ऑटोमेटिक हमारा मनोबल उस लेवल पे बढ़ेगा। लोगों को देखते हैं ना तो कुछ तो सीखते हैं। अब जैसे कल मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल पूरे का नीचे का पूरा होल भरा रहेगा, फिर प्राइज मिलेगी और उसके लिए तालियां बजेगी, तो बताओ इससे बड़ा मोटिवेशन एक इंसान के लिए क्या होता है बताओ। भाई किसी बच्चे का नाम लेकर के अपने बुलाएं कि इसने रैंक प्राप्त किया आरएस में फर्स्ट रैंक, तो एकदम लोगों के बीच का माहौल क्रिएट हो जाता है, बोलो होता ही नहीं होता है। तो वो चीज़ आपके साथ भी होगी आने वाले समय में। तो अगर हो सकता है आपकी राजस्थान जी की अच्छी हो तो आप टेस्ट दिया करो, मतलब फायदा ही मिलेगा। किसी का भी दे लो, पटवारी का दे लो, आरएस का दे लो, किसी का भी दो, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन टेस्ट देना चाहिए। सीखोगे कुछ ना कुछ जरूर। निःशुल्क है, जब निःशुल्क ही हो रहा है तो फिर काहे की लोड है। और फीस जमा कराई रखी अपने कोचिंग वालों तो पूरा वसूल लेना चाहिए। कोचिंग वालों का रुपया भी नहीं छोड़ना है, समझ में आ गई ना। मेरा सिद्धांत ये काम करता है, 20,000 दिए तुमने या 15,000 दिए, जिस जिसकी जो जो बातें हुई है तुम्हारी, जितना दिया है ना उससे ज़्यादा ले जाना है यहाँ से तो फायदा है, और उससे कम ले गए तो नुकसान है। डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है तुम कितना लेके जाते हो यहाँ से। ठीक, चलो आप सभी का जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों सेल, और सेल वाला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गन्स। ठीक है, सेल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, और सेल ऑर्गन्स के अंदर अपन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आराम से रिलैक्स होके। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए तुमको बता दूं, जो बच्चे लेट आए हैं उनकी जानकारी के लिए, सबसे पहले तो आपकी फीस जमा होते हैं, आपको क्या मिल जाएगा बताओ, ऐप मिल जाएगा। फीस जमा होते हैं, एप्लीकेशन मिलेगा। तो अभी तक हमारे 6 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लासें हो चुकी है? 6। अब ऐसे मत समझना 6 क्लासें हो गई अब तो मेरे समझ में नहीं आएगा, इतने बोर्ड बुद्धि नहीं है अपन। हर दिन लैब असिस्टेंट का बैच नहीं बनता, लैब असिस्टेंट, आरएस का बैच, आईएएस का बैच, फर्स्ट ग्रेड का बैच, सेकंड ग्रेड का बैच, ये क्वालिटेटिव बैच होते हैं, इनमें भीड़ नहीं आती। पटवारी का बैच हर 4 दिन में बनता है, वो पटवारी हैं जो, समझ में आ रही मेरी बात। तुम्हारे फॉर्म भी कम जाते हैं, बच्चे भी कम होते हैं, और कंपटीशन भी कम होता है, ये हकीकत है। तुम्हारा बैच रोज नहीं बनेगा। लैब असिस्टेंट का मैं एक ही बैच, क्योंकि दूसरे बैचों में पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं एक ही बैच कवर कर पाऊंगा। दूसरे पे फिर वही वाली बात होती है, जिसे भी सेकंड ग्रेड का पीछे चल रहा है, खूब चले चला के मर गए, मैं आज तक कभी क्लास नहीं ली इसमें। रोज कहता है मेरे को सर प्लीज है एक क्लास इनके साथ ही बिठा दो, ऐसे भी कहते हैं, मैं लेता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी दूसरे सर इसीलिए लगा, वो बोट नहीं पढ़ाएंगे सर आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको। तो एप्लीकेशन में 6 क्लास, अगर आपको बराबर होना है तो, बराबर नहीं होना तो मैंने क्या बोला, जहां से जुड़े हो वहीं से कवर करो, और जब खत्म होगा तो वापस स्टार्टिंग से चलेगा, तो किसी का लॉस नहीं होगा। अपने पास टाइम है अभी, और अभी जो तैयारी करेगा ना उसी का लेब असिस्टेंट बनेगा, बाकी तो कोई नहीं बन रहा। कोई कहते कि 4 महीने में लोग जनरल साइंस पढ़ाते हैं, भाई साहब लेब असिस्टेंट में यूट्यूब पे देख रहा हूं, लेब असिस्टेंट का नाम लेकर जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं। अरे मूर्खों, लेब असिस्टेंट जनरल साइंस नहीं है, लेब असिस्टेंट 11th-12th की साइंस है, और उसमें पूरा सिंपल बता बतू के ये वो लेब असिस्टेंट, ऐसे थोड़ी आएंगे वहाँ सवाल। लेब असिस्टेंट में 11th-12th की साइंस आती है, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिया। जो नए आए हैं उनके लिए मैं खास बोल रहा हूँ आपको, नए आए हैं उनको एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होता है तो आप या तो इनके बराबर आने के लिए उसको डबल स्पीड में करके देख लो, रोज 1-1 घंटे की क्लास है, और अगर बराबर स्पीड नहीं करके देखो तो जहाँ से जुड़े हो वहीं से नोट्स बनाओ, जब कोर्स खत्म होगा या फिर एक्स्ट्रा कोई संडे सैटरडे संडे मिला करके आपको भी इनके बराबर ले आएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं रीट में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपको 3-4 जो भी होंगे उनको रीट के साथ बिठा करके आपको इनके बराबर ले आऊंगा, ठीक। वो मेरी एडक है। आप तो बस मैंने क्या बोला था आपको, रेगुलरिटी मेंटेन रखना। जिस दिन रेगुलरिटी टूटी उस दिन सब खत्म। क्योंकि साइंस है, राणा कुंभा नहीं पढ़ा तो भी आगे का राजा समझ में आ जाएगा, आगे का राजा, क्योंकि उसका बेटा है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होगा। अभी कोशिका है इसलिए मैंने कोशिका चालू की है, क्योंकि मुझे पता है नए नए बच्चे आते रहेंगे। लेकिन जिस दिन मान लो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम चालू किया
और उस दिन मान लो पहले दिन कोई बच्चा नहीं आया तो अगली 3 क्लासेस उसको समझ में नहीं आएगी, कनेक्ट नहीं हो पाएगा वो टॉपिक से। सेल में तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सेल में मान लो आज गोल जी का पढ़ाऊंगा तो कल हरी तलवक नहीं पढ़ाना तुमने तो भी काम चल जाएगा, नया चलेगा ये सब कुछ। ठीक है, चलो तो देखिए बच्चों, आप सभी के सामने जो आज अपना सेल ऑर्गन चालू होगा उसका नाम है गोल्जी का है। क्या स्टार्ट होगा? गोल्जी। इंग्लिश मीडियम से कौन कौन था? एक तो ये बच्ची थी और आप भी इंग्लिश मीडियम से हो तो तुम तो को टकाटक हिंदी समझ में आती है, मुझे ध्यान है। तुमको भी हिंदी टकाटक आती है? बच्ची हिंदी समझ में आती है? थोड़ी बहुत आ जाती है? वाह, मैं थोड़ी बहुत ही बोलूँगा वैसे ही। ठीक है, वाह, चलो ध्यान लगाओ। अपन हिंदी से इंग्लिश से? हिंदी से। हाँ जी, यस राज भैया जी जी जी। वहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखूंगा कि कौन कौन सा बच्चा किस किस क्लासरूम में जाएगा, बोर्ड पे लिख दूंगा मैं। हम्म। नहीं, पहले ही क्लासरूम में नहीं बैठेंगे आप, चाहे उसमें नोट लगा के लिख दो कि सबसे पहले आपको बेसमेंट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूँ लिख देना। तो इससे क्या है कि वो बच्चे पहले से बेसमेंट में चले जाएंगे, उसके बाद आपकी यथावत क्लासे जाएगी। या फिर आप लिखो ही मत रूम नंबर, बेसमेंट लिख दो सबके ही। हाँ, फिर वहाँ बाद में मैं बता दूंगा ना वहाँ पे सब बच्चों को भी कहाँ कहाँ पे। या फिर आप ऐसा करो कि रूम लिख दो सबके, कौन कौन से रूम में। वो बेसमेंट में बिठा देंगे, है ना। और आप अगर चाहो तो एक नोट लगा के लिख भी सकते हो नीचे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसमेंट के अंदर जाना है, बेसमेंट के अंदर एक इकट्ठा होना है, अभी ऐसा कुछ करके बेसमेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूँ लिख देना। हाँ, स्टार्टिंग में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सिर्फ बेसमेंट में बता रहे, उसके बाद आपकी क्लास से जो आपको रूम नंबर दे रखा है उस पर यथावत आप पहुँचे, इसको लैंग्वेज को सेट कर। चलिए देखो बच्चों, गोल जिकाई की बात करते हैं, ध्यान देना। आज थोड़ा कम है टाइम मिलेगा अपने को, क्योंकि थोड़ा सा माहौल भी ऐसा ही है कि कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ध्यान दीजिए, गोल जिकाई की बात करें बच्चों तो देखो सिंपल सी बात समझना। गोल जिकाई अब लिखाऊंगा नहीं मैं आज, केवल मैं आज समझाऊंगा आपको, लिखाऊंगा नहीं कुछ भी, बंद करके बैठ जाओ शांति से। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल आराम से, इंग्लिश हो हिंदी हो सबको बाबा की क्लास में समझ में आएगा, बस नज़र बोर्ड पर लगाना। देखिए, गोल्जिकाई की बात करूं बच्चों, ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके 150 नाम है। कितने नाम है? 150। गुरु जी 150 याद करने पड़ेंगे ना? 150 मेरे को याद नहीं, तुमको कैसे याद होंगे? 150 नहीं याद रखने हैं, याद करने कम। इसको गोल्जिकाई मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं इसे? गोल्जी बॉडी। समझना, इसके खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, समझते जाना आराम से। इसके खोजकर्ता का नाम बच्चों कैमिलो गोल्जी, समझिए। ये तो इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है इतना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल जो क्या बनता है बच्चों, आपको 150 नाम याद नहीं रखने हैं, लिखा तो दूंगा, तुम चाहोगे तो लिखाऊंगा 150, मैं लिखाता भी नहीं। ध्यान देना, गोल्जिकाई जो होता है इसको पादपों के अंदर अर्थात प्लांट्स के अंदर इसको एक नाम से जाना जाता है और उसका नाम है डिक्टियोसोम। 50 बार ये सवाल आ चुका है, बोलो क्या कहते हैं इसे? डिक्टियोसोम। याद रह जाएगा कि सभी को? तो याद रखना, प्लांट्स के अंदर हम गोल्जिकाई को किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जो गोल्जिकाई होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो आपका गोल्जिकाई होता है, इस गोल्जिकाई का निर्माण कौन करता है? तो इसका जो निर्माण करता है वो कौन करता है बताओ? अंतः प्रदवई जालिका। बोलो कौन करती है? अंतः प्रदवई जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये इसका निर्माण करती है। बताओ किसका? गोल्जिकाई का। समझ में आ रहा है सभी को? गोल्जिकाई का। इसमें बच्चों बहुत सारे इस प्रकार इसके पार्ट पाए जाते हैं, इधर देखो, ऐसे बहुत सारे इसके पार्ट पाए जाते हैं और इन पार्ट्स को कहा जाता है, जो ऐसे कटोरीनुमा संरचना है ना, इसको कहा जाता है बच्चों सिस्टर्नी। बोलो क्या कहा जाता है इसे? सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सिस्टर्नी। ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। और जो सिस्टर्नी होती है ये छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा जुड़ी होती है, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के द्वारा जुड़ी होती है, वैक्यूल्स।
समझ में आ गई? वैक्यूल्स, इसको हिंदी में बोलेंगे रिक्तिका। क्या बोलेंगे इसे? रिक्तिका। तो एक तो होती है सिस्टर्नी, एक होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है। अब देखना बच्चों, यहां पर समझना मेरी बात को, यहां पर इस प्रकार ये जो होती है, ये वाली तो वैक्यूल्स, और ये बताओ क्या है आपकी? सिस्टर्नी। इन दोनों के बीच में होती है बडिंग विधि। कौन सी विधि होती है? बडिंग। बडिंग जानते हो क्या तुम? बडिंग जानते हो? बडिंग, बडिंग एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, जनन की विधि होती है बडिंग विधि, जिसे अपन बोलते हैं बडिंग को बोलते हैं अपन मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। सुना होगा तुमने। जैसे कि ये एक कली है, ठीक है, इसमें से एक कली बाहर निकलेगी, एक छोटा सा पार्ट बाहर निकलेगा, और बाहर निकल करके बताओ वो क्या हो जाएगा? बताओ, अलग हो जाएगा, और इस पौधे से एक कली बन गई। इसे बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं इसे? बडिंग। बडिंग मतलब कली। बर्ड मतलब क्या होता है? कली। तो किसी पादप से एक कली का हट करके अलग होना और वो भी एक नया पादप बन जाना, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक नर होता है, एक मादा होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चे का निर्माण होता है। ऐसे इनमें नहीं होता। इसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और इस अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो पादप होता है, इसमें से एक बर्ड निकलती है, एक कली निकलती है, और वो कली निकल करके नए पौधे का निर्माण करती है। तो बताओ रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो गया, जनन हो गया। तो एक बडिंग जो विधि होती है, तो क्या होता है बच्चों, यहां पर ये वाली मतलब सिस्टर्नी और वैक्यूल्स आपस में कौन सी विधि के द्वारा? बताओ, बडिंग विधि के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में क्या कर जाते हैं? बताओ, जुड़े रहते हैं। बताओ किस में? बताओ, हो जाएगा याद? कौन सा काय है ये? गोल्जिकाय। फिर गुरुजी, जब ये गोल्जिकाय होता है, समझना बिल्कुल ध्यान से, इस गोल्जिकाय का निर्माण कौन करती है? बताओ, अंतः प्रदवई जालिका एंडोप्लाज्मिक बोलो कौन करती है? रेक्टिकुलम करती है। समझना बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कोशिका के अंदर होता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका कठोर आवरण क्या कहलाता है? बताओ, कोशिका भित्ति। सेल वॉल पाई जाती है ना। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट ऑन प्लांट्स, केवल पेड़ पौधों में होती है सेल वॉल, इंसानों में, जंतुओं में नहीं होती। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। कौन आती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल में भी, मतलब जंतु में भी और पादप में, दोनों में पाई जाती है। ठीक है। फिर बीच में आपको बताया था मैंने, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है। फिर केंद्रक में होती है न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिका। पहले पहले होती है कोशिका भित्ति, फिर होती है कोशिका झिल्ली, फिर बीच में होता है केंद्रक, फिर केंद्रक में होती है केंद्रिका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। डन। उसके बाद बच्चों यहां पर समझना कि इससे जुड़ी हुई एक संरचना होती है, और इससे जुड़ी हुई संरचना को बोलते हैं ईआर। ये क्या है बताओ? ईआर। और ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यही होता है अंतः प्रदवई जालिका। आप ही के लेबस में पिछली बार सवाल आया, एकमात्र ऐसी संरचना कौन सी है जो कि केंद्रक कला से अर्थात न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है? तो आप क्या बताओगे? बताओ, ईआर। क्या बताओगे? ईआर। ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अर्थात अंतः प्रदवई जालिका। इट इज क्लियर? बिल्कुल एकदम कहानी के माध्यम से समझना। इसके खोजकर्ता का नाम है बच्चों पोल्टर। अब आज की क्लास जो कल जो आएगा ना, उसको आज की क्लास समझने के बाद ही कल की आएगी, क्योंकि मैं पूरी एक समा बांध दूंगा आज। फिर कल आते क्या करेंगे, अपने इसको लिख लेंगे, तो अपने को एकदम क्लियर रहेगा, क्योंकि आज लिखने का टाइम बचा नहीं है अपने पास। तो ईआर की बात करें, पोल्टर। ईआर के बारे में किसने बताया था? पोर्टर ने बताया था। खोजकर्ता और नामकर्ता दोनों एक ही है। नेम भी पोर्टर ने दिया था और खोज भी किसने की थी? पोर्टर ने। अब ईआर जो होती है बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। समझना, ईआर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है रफ ईआर, रफ ईआर, और एक होती है स्मूथ ईआर। बोलो क्या होती है? स्मूथ ईआर। मतलब कि क्या बोलोगे? एक तो होती है खुरदरी अंतः प्रदवई जालिका, एक बोलो चिकनी अंतः प्रदवई जालिका। तो कितने हो गए बताओ? दो, एक खुरदरी और एक चिकनी। समझ में आ गई? अब देखना, इधर देखो, ये आपकी अंतः प्रदवई जालिका। डन बच्चों? ठीक है। अब इस अंतः प्रदवई जालिका पे अभी तुम हाथ घुमाओ ऐसे, क्या कुछ मिलेगा? क्या नहीं। जब तुम ऐसे हाथ घुमाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो बताओ इसका मतलब ये कैसी है? बताओ, स्मूथ है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों यहां पर छोटे छोटे होते हैं राइबोसोम। बोलो क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? राइबोसोम होते हैं। अब तुम इस पे हाथ घुमाओ, क्या कुछ मिलेगा? क्या अब मिलेगा ना? रफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। इसका मतलब रफ जो होती है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बताओ,
राइबोसोम पाए जाते हैं। बोलो क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। बोलो क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम। जबकि स्मूथ के अंदर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। बताओ रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं, राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। डन। जब तुम हाथ घुमाओगे तो अगर कुछ नहीं आएगा तो कौन सी है बताओ? स्मूथ है। लेकिन जब तुम हाथ घुमाओगे कुछ ना कुछ खुरदरा दिखेगा, इसका मतलब खुरदरा क्या है बताओ आपके सामने? राइबोसोम होता है। अब आप खुद मुझे ईमानदारी से बताओ, आर का मतलब रफ, आर का मतलब रफ, रफ है तो कौन है बताओ इसमें? राइबोसोम। और आपको पता है राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका मतलब बताओ ये किसका संश्लेषण करेगा बताओ? प्रोटीन का। बोलो किसका करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। बोलो किसका संश्लेषण करेगा? प्रोटीन का। और स्मूथ, स्मूथ होती है वसा, फैट, फैट, तो इसका बनता बताओ ये किसका संश्लेषण करेगा? वसा का। बोलो किसका करेगा? वसा का संश्लेषण। वसा मतलब समझ गए ना? लिपिड। वसा मतलब क्या होता है? लिपिड। क्या बताओ ये कहानी समझ में आ रही है सबको? तो देखो अभी मैं केवल ऊपर ऊपर की बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं बताया जाएगा, अभी पूरा एकदम घुसा जाएगा अंदर इसके, है ना। लेकिन अभी एक बार पूरा ऊपर का आउटर लेयर तैयार कर रहा हूं मैं आपको, यही तो मेरा समझाने का टेक्निक है, तो ध्यान समझिएगा। पहले पहले ईआर, तो केंद्रक कला से जुड़ी हुई एकमात्र संरचना कौन है? ईआर। ईआर के खोजकर्ता पोर्टर। ईआर कितने प्रकार की? 2, रफ और स्मूथ। रफ जो होती है इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम। स्मूथ पर राइबोसोम नहीं होते। ये किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। ये किसका करते हैं? वसा का। इट इज क्लियर। और ये अंतःप्रदवयी जालिका ही किसका निर्माण करती है बताओ? यहां पर गोल्जिकाए का। बोलो किसका करती है? गोल्जिका। सही बात है। अब बच्चों देखना ध्यान से, ये जो गोल्जिकाए होता है प्यारे विद्यार्थियों समझना, जो गोल्जिकाए होता है इसके खोजकर्ता का नाम मैंने क्या बताया था? कैमिलो गोल्जी। बोलो कौन बताया था? कैमिलो गोल्जी। सही है, कैमिलो गोल्जी। बच्चों जब यहां से कोई कोशिक जो कोई भी प्रवेश करता है उसकी चेकिंग का काम कौन करता है बताओ? गोल्जिकाए। कौन करता है? गोल्जिकाए चेक करता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। और ऐसी चेकिंग का काम कौन करता है बताओ? ट्रैफिक हवलदार। बोलो कौन करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन करता है। तो हमारी कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? गोल्जिकाए को। तो इसे कहते हैं हमारी कोशिका का बताओ कौन सा मैन? पुलिसमैन। बोलो क्या कहते हैं? पुलिसमैन। ये चेक करता है विद्यार्थियों, ये चेक क्या करता है कि भाई जो भी अंदर जाएगा तो पहले मेरी अनुमति लेगा और फिर अंदर जाएगा। किससे अनुमति लेगा? गोल्जिकाए से। गोल्जिकाए चेक करता है कि कौन है कौन नहीं है। अब मान लो इधर से कोई भी आएगा और अगर उसके पास प्रोटीन है, क्या है उसके पास? प्रोटीन। तो बताओ प्रोटीन को अंदर जाने देगा कि नहीं जाने देगा? प्रोटीन को अंदर जाने देगा कि नहीं जाने देगा? जाने देगा, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता किसको है बताओ? न्यूक्लियस को है। तो ये प्रोटीन के लिए रास्ता देता है। क्या देता है बताओ? प्रोटीन के लिए पथ देता है, रास्ता देता है कि जा प्रोटीन जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो याद रखना बताओ ये क्या करता है? प्रोटीन के लिए। बोलो किसके लिए? प्रोटीन के लिए रास्ता देता है। प्रोटीन के लिए क्या देता है बताओ? रास्ता। प्रोटीन के लिए क्या देता है? रास्ता देता है। ठीक है। अब बच्चों अब आप समझना, और इसे पादपों में किस नाम से जानते हैं बताओ? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसे? प्लांट्स के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है बताओ? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। समझते जाना बस एक एक पॉइंट को, फिर इसको डीपली मैं एक और लेकर के चलूंगा अभी। अब बच्चों इसके अंदर मैंने आपको भाग भी बताए थे अभी, सिस्टर्नी होता है, वैक्यूल्स होता है, वेसल्स होता है, भी बताया जाएगा आपको आगे, वो सारी बातें बताई जाएगी कैसे उसके अंदर अलग होता है। फिर बच्चों यहाँ से ये गोल्जिकाए जो होता है, इस गोल्जिकाए के द्वारा यहाँ पर एक चीज का निर्माण किया जाता है और वो होता है बच्चों लाइसोसोम। बोलो कौन होता है? लाइसोसोम। बोलो कौन होता है? सुना होगा आपने ये नाम तो, बोलो कौन होता है ये? लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइसोसोम। तो ध्यान देना, एक और मेरी बात इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने लायक है। आपको पता है जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म, इस स्पर्म का जो आगे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। क्या कहते हैं बताओ इसे? एक्रोसोम। जो आगे का पार्ट होता है, जो शुक्राणु होता है, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान देना होता क्या है बेसिकली, समझना। यह अंडाणु, एग, समझना। यहां से आपको पता है कि बहुत सारे शुक्राणु आते हैं यहां पे। बोलो आते हैं ना? अरे आएंगे ना बच्चों? सारे बहुत सारे शुक्राणु प्रवेश करते आते हैं यहां पे और चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। किसके? अंडाणु के और एग के। और ये आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और किसको भेजना चाहते हैं बताओ? ये अंडाणु को, एग को। तभी तो दोनों में क्या होगा बताओ? फर्टिलाइजेशन होगा। बोलो राइट बात है। अब समझना, जैसे मान लो इनमें से जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कहां घुस जाएगा बताओ? अंदर। क्योंकि आगे जो होता है ना, इसका आगे, इस आगे वाले भाग का नाम होता है एक्रोसोम। क्या होता है बताओ?
एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम होता है कठोर, थोड़ा सा क्या होता है बताओ, कठोर होता है। अरे ये कठोर नहीं होगा, कठोर नहीं होगा तो क्या अंदर प्रवेश कर पाएगा क्या? नहीं। सॉलिड नहीं होगा तो क्या अंदर जा पाएगा क्या? अरे भाई अगर ये पेन का निक्का जो है आगे का कठोर नहीं होगा तो क्या बताओ किसी चीज में घुस पाएगा क्या अंदर? नहीं घुस पाएगा ना। तो आगे का जो कठोर हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है? एक्रोसोम। ये इस एक्रोसोम का निर्माण भी बताओ कौन करता है? गोल्जी का है। कौन करता है? तो प्रश्न आएगा एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, तो कौन करेगा? गोल्जी का है। अब बताओ ये जैसे ही अंदर पहुंचा, समझना, ये जैसे ही अंदर पहुंचा, अब एक बात बताओ, ये अंदर पहुंचने के बाद फिर तो दूसरे का भी मन में मोटिवेशन आएगा, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये भी अंदर पहुंच जाएगा, ऐसे तीसरा भी पहुंच जाएगा, चौथा पहुंच जाएगा, तो वहां तो भाई साहब बच्चों का भंडार लग जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो फिर लफड़ा है, एक पहुंचे और एक पहुंचने के बाद दूसरा नहीं पहुंचे, उसका भी प्रोसेस बनाया गया है। ये एक पहुंचते ही यहां पर चारों ओर बच्चों फटाफट से निषेचन के लिए चारों तरफ बताओ एक पैक फॉर्म बन जाती है, मतलब निषेचन झिल्ली बन जाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। जैसे ही ये मेम्ब्रेन बनेगी तो इस मेम्ब्रेन को बनते ही जो दूसरा वाला आएगा ठक 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 लगाता है रहेगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे प्रोसेस यहां पर नहीं होगा तो दूसरा अब तक तो कार्यक्रम को अंजाम दे चुका होगा। बोलो सही है कि नहीं है? तो तुम तो इधर ही बैठे हो, जब तक तो दूसरा दुल्हन को लेके रवाना हो जाएगा इनमें से, है ना। ये दूल्हे ही तो हैं सारे, ये दूल्हे किसी भी दुल्हन को लेकर रवाना हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए तो प्रश्न आता है निषेचन झिल्ली का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का है। बोलो कौन करता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। समझ में आ रहा है सभी को? तो बताइए एक्रोसोम का निर्माण, किसका निर्माण बताओ? एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण बताओ कौन करता है? गोल्जी काय। और बताओ कौन सी झिल्ली बताई थी मैंने अभी? समझ गए? निषेचन झिल्ली का निर्माण कौन करता है? ये भी निषेचन झिल्ली का निर्माण ये भी कौन करता है? गोल्जी काय। और लाइसोसोम, इस गोल्जी काय के पास में क्या होता है? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है बताओ? गोल्जी काय। तो याद रखना लाइसोसोम का निर्माण, बोलो किसका निर्माण? लाइसोसोम का निर्माण। बताओ लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है बताओ? गोल्जी काय। बोलो कौन करता है? गोल्जी। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कैसे करता है गुरुजी? तो यही तो डीपली नॉलेज है। एक भी इसमें से ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसका मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, कारण नहीं बताऊंगा। तो अभी गोल्जी काय को पूरा खोल के पढ़ना है। अभी लाइसोसोम का निर्माण कैसे हुआ अभी बताऊंगा तो सब क्या हो जाएगा बताओ? मिक्स हो जाएगा। मैं रिमिक्स नहीं होने दूंगा आपको बताया जाएगा कि जब दोनों जुड़ती है यहाँ पर तो जुड़ने पर एक कलिका बनती है। इस कलिका को जब मैं बाहर निकालता हूं तो यही लाइसोसोम होता है। ये कल बताया जाएगा आपको। समझ में आया मेरी बात? तो ध्यान देना सभी विद्यार्थी। तो लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है बताओ? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। और गोल्जी काय का निर्माण कौन करता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब बच्चों लाइसोसोम जो होता है सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने खोज की। लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम कौन है? डी डुबे। बोलो कौन है बताओ? डी डुबे। बोलो कौन है? डी डुबे। डी डुबे किसके खोजकर्ता है? लाइसोसोम के खोजकर्ता। लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम है डी डुबे। बच्चों अब समझना मेरी बात को, गेम यहां पर पलटा। अब बच्चों प्रश्न आता है कि किसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो याद रखना बच्चों जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल अपघटनी एंजाइम अर्थात अब ये सब क्यों पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं बताया जाएगा। जल अपघटनी एंजाइम, बोलो जल अपघटनी एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। समझ में आ रही सभी को? बच्चों इसे कहते हैं पाचन का केंद्र। इसे क्या कहते हैं? पाचन का केंद्र। पाचन का केंद्र मतलब सेंटर ऑफ डाइजेशन। अरे लाइसोसोम होता है ना आपकी लार के अंदर, लार जो होती है आपकी सलाइवा, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पता है आपको? लाइसोजाइम जो क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसलिए तो खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। आप में से सब गाँव के ही हो, गाँव के ही हो ना लगभग। देखा होगा तुमने कि गांव के अंदर ऐसा कहा जाता है किसी के दाद हो गया, यहाँ पे फंगल हो गया, सुबह सुबह उठ करके बासी थूक लगाओ, बोला जाता है ना? बोलते नहीं बोलते हैं? सुबह सुबह उठ करके बेटा बासी थूक लगा ले। क्यों लगाने के लिए बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के जब वो बासी थूक लगाएगा तो उस थूक में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम बोल रहा हूं मैं। तो लाइसोजाइम जो होता है वो लाइसोजाइम क्या करेगा बच्चों आप सभी के सामने? वो लाइसोजाइम क्या करेगा? कीटाणुओं को नष्ट कर देगा। तो वो दाद खत्म हो जाता है। लगा के देखना 100% काम करता है क्योंकि लार में लाइसोजाइम होता है। और उसी प्रकार जो होता है वो बताओ कौन होता है? लाइसोसोम, जिसे क्या कहते हैं बताओ? पाचन का केंद्र। इसमें पाए जाते हैं बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ WBC। बोलो क्या पाए जाते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ
डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब समझते हो, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, अर्थात की श्वेत रक्त कणिका। नाम तो सुने होंगे आपने ये। डब्ल्यूबीसी काम करता है खाने का। बोलो किसका काम करता है? खाने का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी किस में पाए जाते हैं बताओ? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? इसे कहते हैं कोशिका की, हाँ कोशिका की कहते हैं, हाँ ये तो सुना ही होगा पक्का तुमने। क्या बोलते हैं इसे आत्मघाती अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाँ सुसाइड वेग ऑफ सेल किसे कहा जाता है बताओ? लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे कहते हैं सुसाइड? क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी कोशिकाओं को खत्म करना है, जैसे मान लो किसी भी चीज को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और ये जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका पर डालती है तो खुद तो खत्म होती है, पूरी कोशिका को भी क्या कर देती है बताओ? खत्म कर देती है। जिसे बोलते हैं आत्मघाती, खुद को घात कर देती है, खुद को भी नुकसान पहुंचाती है, पूरी कोशिका को निपटा देती है। इसलिए कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं बताओ? लाइसोसोम को। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? एक मैंने आउटर लेयर तैयार की है, मैंने पढ़ाया नहीं है एक को भी, ये केवल मैंने आउटर लेयर तैयार। गुरुजी हमको तो आउटर लेयर भी समझ में आ गई होगी ना आउटर लेयर तो, लेकिन आउटर लेयर केवल 10वीं क्लास के आगे तक की है। अभी इसके डीप अंदर घुसना बाकी है। तो अभी वन बाय वन अपन पहले पहले किसको पढ़ेंगे बताओ? गोल्जिकाए को। फिर गोल्जिकाए के बाद में पहले पहले स्टार्टिंग तो अपन करेंगे बताओ ईआर से। फिर पहले पहले पढ़ेंगे गोल्जिकाए, गोल्जिकाए बाद पढ़ेंगे ईआर, ईआर के बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम, फिर पढ़ेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को बोलते तारककाय। क्या बोलते बताओ? सुना होगा तो हमने, छिपकली जो होती है छिपकली, उसकी पूंछ काट दो वापस से नहीं उग जाती है ना, वो सेंट्रियोल के कारण होती है। तो सारी बातें बताई जाएगी आपको वन बाय वन करके, ठीक है? चलो इसको फटाफट बना लो एक बार अपनी कॉपी के अंदर। ये आउटर लेयर तैयार की है मैंने, बनाइए। बना लिया क्या? बनाओ आराम से बच्चे, बनाओ।
लिख लिया। अब टॉपिक डालो गोल्जी का है। जिन्होंने रजिस्टर बना लिया है, अब घर पे मैंने बोला था कि ब्लैंक पेज वाला रजिस्टर आपको बनाना है, ठीक है, ब्लैंक पेज वाला बनाना भाई सभी, ठीक है। चलो अब लिखो आप गोल्जी का है। ये समझ में तो आ गया ना सबको, गोल्जी का। ये मैंने एक आउटर लाइन तैयार की है, टॉपिक नहीं पढ़ाया है, अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पहले लिखेंगे गोल्जी का है, लिखिए गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी बोलेंगे इंग्लिश में, गोल्जी का है। पहली लाइन लिखो, समझा दिया है सब कुछ, लिखाना है अच्छे से। लिखो गोल्जी काय के खोजकर्ता, गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी, गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी कहां पर देखा था, वो लिखेंगे अपन। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, ब्रैकेट में लिख लो, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी कहाँ देखा था, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, उल्लू की जो न्यूरॉन सेल है उसके अंदर देखा था सबसे पहले। डन। अब लिखो अन्य नाम, 150 लिखा दूं पूरे, नहीं अन्य नाम लिखो, अन्य नाम, अन्य नाम। पहला लिखो गोजीसोम, गोजीसोम, गोल्जीसोम नहीं, गोजीसोम, 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 हिंदी लिखना आता ना सबको, अंग्रेजी का नाम है ये गोजीसोम। आगे लिखो डाल्टन बॉडी, डाल्टन बॉडी, डाल्टन बॉडी, वेकर बॉडी, वेकर, वेकर, वेकर बॉडी, वेकर बॉडी, आइडियोम, 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 हिंदी लिखना आता ना सबको, आइडियोम, आइडियोम, और डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम ये इंपॉर्टेंट है, डिक्टियोसोम, ब्रैकेट में लिखो इसके, डिक्टियोसोम के ब्रैकेट में क्या, पादपों में गोल्जी का है, प्लांट्स में गोल्जी का है, पादपों में गोल्जी का है, डिक्टियोसोम पादपों में गोल्जी का है। सही है। एक नाम और लिख लो, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, 150 लिखाऊंगे पूरे, नहीं एक और लिख लो, लिपो, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया। बोलो सही है, बहुत है इतने नाम, है ना। कभी कभी क्या होता है, किस्मत खराब हो गए तो ये नाम दे सकता है, तो किस्मत खराब हो जाती है कभी कभी, समझ में आ गई ना। इसलिए मैंने मेरे माइंड से डाउट के लिए ये लिखा दिए तुमको, ताकि तुम कम से कम देखे हुए हो, तो कम से कम यूं तो नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ, लिख के आओगे। आगे लिखो उपस्थिति, प्रेजेंस, कहां पर रहती है ये, तो प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक जानते हो ना, विकसित कोशिकाएं उसको बोलते हैं, वेल डेवलप्ड कोशिकाओं को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो लिखो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, बट अपवाद तो होंगे। हाँ जी, कहां नहीं होती यूकैरियोटिक में भी, किसमें नहीं होती। इधर देखो कितना प्यारा सवाल बता रहा हूं तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इधर देखो, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक मतलब आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, कैरियो मतलब केंद्रक, यू मतलब विकसित, जिनका केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक। तो सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, गोल्जी का पाया जाता है। लेकिन किसमें नहीं होता, तो सुनिए, एक तो किसमें नहीं होता, पहला, दूसरा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स को बोलते हैं चालनी नलिका, कौन सी नलिका, चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स बोलते हैं इसको, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, ठीक है। तीसरा परिपक्व शुक्राणु, मैच्योर स्पर्म, परिपक्व शुक्राणु, इसके अंदर आपके बारे में क्या याद रखोगे गुरुजी, कि इसके अंदर याद रखना गोल्जी काय
नहीं पाए, है तो सारी ये कौन से बताओ, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक होते हुए भी इनके अंदर गोल्जी काय नहीं पाया जाता। तो सवाल यही आता है आजकल। तो लिखिए अपवाद, अपवाद तीनों लिख लो। अपवाद, बोलो सही बात है, आगे समझ में। आगे लिखो उत्पत्ति, कहां से उत्पत्ति होती है, कहां से प्रेजेंट होती है, किससे बनती है, बोलो किससे बनती है, कौन बनाती है इसको, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लिखो उत्पत्ति ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और हिंदी में क्या बोलोगे, अंतः प्रदवई जालिका। ठीक, अंतः प्रदवई जालिका। अब लिखो कार्य, वर्क, कार्य, पहला काम लिखो सिक्रेशन, स्त्रवण, किसी भी चीज का सिक्रेशन करना हो, स्त्रवण करना हो, यह काम लिखो पहला, स्त्रवण, सिक्रेशन। ठीक है। नंबर 2 लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण। नंबर 3 शुक्राणु के अग्रभाग एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। हाँ जी, कोशिका भित्ति, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, पढ़ा है ना आपने। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, अरे यही तो होते हैं जिस सेल वॉल। तो इन सबको बनाने का काम, कोशिका भित्ति के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को बनाने का काम भी कौन करता है, गोल्जी का है। तो लिखो कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति के घटकों, घटक मतलब कंपोनेंट्स के घटकों के निर्माण में सहायक है, घटकों के निर्माण में सहायक है। हाँ जी, बोलो सही बात है। आपको मैंने प्लांट सेल पढ़ाई थी, प्लांट सेल, और उन प्लांट सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है, प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो मध्य पट्टिका, एक विधि लिखाई थी मैंने, मध्य पट्टिका, क्या, सेल प्लेट विधि, सेल प्लेट विधि के द्वारा आपके सेल डिवीजन होता है। उस सेल प्लेट का जो निर्माण करता है वो भी कौन करता है, गोल्जी का है। दोबारा से सुनिए, दोबारा सुनो। पादप कोशिका के अंदर, कौन सी कोशिका के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, मैंने बताया था 2 प्रकार की सेल होती है, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर कोशिका विभाजन खांच विधि के द्वारा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है सेल प्लेट विधि के माध्यम से, मध्य पट्टिका विधि के द्वारा होता है। उस मध्य पट्टिका का जो निर्माण करता है वो भी कौन करता है, गोल्जी का है। तो लिखो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में विभाजन के समय विभाजन के समय मिड प्लेट मतलब मध्य पट्टिका, मिड प्लेट, मध्य पट्टिका का निर्माण करना, मध्य पट्टिका का निर्माण करना, मध्य पट्टिका का निर्माण करना। और लास्ट लिख लो निषेचन झिल्ली का निर्माण करना, लास्ट एंड फाइनल लिख लो निषेचन झिल्ली का निर्माण करना। निषेचन झिल्ली का निर्माण करना। जितना लिखा है उसको फटाफट पढ़ो एक बार, जितना लिखा है उसको फटाफट पढ़ो, जितना अभी तक लिखा है उसको फटाफट रिवाइज करो एक बार, फटाफट रिवाइज करिए।
पढ़ लिया पूरा? पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ, पूछा नहीं आया तो मारे जाओगे, ध्यान रखना। चलो आइए, ध्यान देंगे बच्चों। हाँ जी, इस प्रकार आपके सामने होता है, लेयर के रूप में होता है, ये छोटे छोटे लेयर के रूप में होता है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर बताओ सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, सिस्टरने। कितनी संख्याएं होती हैं इन सिस्टरने की, बताओ? 10 से 12। और इसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी, अर्थात गोल्जी इकाई की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, बताओ? सिस्टरने। इंपोर्टेंट सवाल है, गोल्जी इकाई की संरचनात्मक इकाई मतलब स्ट्रक्चर यूनिट किसे कहा जाता है, बताओ? सिस्टरने। सिस्टरने के बाद इनको जोड़ने वाली बताओ क्या होती है, ट्यूबुल्स। और दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बताओ? रिक्तिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स। इनमें कौन सी विधि होती है, बडिंग विधि। कौन सी विधि? बडिंग, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और बडिंग विधि के द्वारा ऐसे बर्ड निकल जाते हैं छोटे छोटे, और बाद में ये जो बर्ड होते हैं ये अलग हो जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है लाइसोसोम। क्या कहा जाता है इसे? कंप्लीट है, बनाओ चित्र। इसके दो भाग होते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, वैज्ञानिकों बोर्ड पे देखो। इसके दो भाग होते हैं, इसे सुनना रे, सुन, इधर देखो, नहीं तो फिर सही नहीं बनेगी। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। एक उत्तल और एक अवतल। एक उत्तल और एक अवतल हो गया ना, दो अलग अलग भाग होते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग भागों से बोला गया। जैसे कि जो अंदर वाला भाग होता है, आपको पता है इधर नीचे केंद्रक आएगा ना, तो नीचे जो केंद्रक वाला हिस्सा होता है इसी तो कोई बोलते हैं सिस। और आपको पता ही है जब कोशिका होगी तो ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। अभी पढ़ाया था ना यार, ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन वाला भाग क्या कहलाता है, ट्रांस। जो कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कौन ग्रहण करता है, बताओ, सिस। और उसको बाहर भेजने का काम कौन करता है, बताओ, ट्रांस। कोशिका झिल्ली को दे देता है और कोशिका झिल्ली उसको कहां भेज देती है, बाहर। तो इस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, गोल्जिकाए। कौन करता है, गोल्जिकाए। पहले कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को कौन लेगा, बताओ, सिस। अरे अपशिष्ट को ले लेगा ना, सिस्ट, सिस। और सिस किसको दे देगा, ट्रांस। और ट्रांस दे देगी कोशिका झिल्ली को, और कोशिका झिल्ली द्वारा सारे पदार्थ कहां चले जाएंगे, बाहर। तो कितने भाग हो गए, दो, एक सिस और एक ट्रांस। प्रश्न आ सकता है केंद्र की ओर कौन सा भाग होता है, सिस, और ऊपर की साइड कोशिका झिल्ली की ओर ट्रांस। बना लो इसको।
और जब इनको अलग किया जाता है, सुनिए वैज्ञानिकों, जब इनको अलग किया जाता है तो इनको किस नाम से बोलते हैं बताओ? बेसल्स। फिर बाद में ही ये जो बेसल्स है परिपक्व होकर के क्या बनाते हैं? लाइसोसोम। डन। तुमको क्या कह रहा भाई साहब? 6:30 हो गई। सही रहा। आगे समझ में? कभी कभी सवाल क्या है कि ऐसे भी आ जाता है कौन सा भाग जो है गोल्जिकाई का है नहीं है। समझ गए कैसे निर्माण करता है? तो पहले बडिंग मेथड होता है इनके बीच में, और बडिंग मेथड के द्वारा ये हो जाते हैं, फिर ये अलग हो गए तो उनको बेसल्स बोलेंगे, बाद में यही लाइसोसोम बन जाते हैं। बस तो तुम भाग याद रखना, ट्रांस वगैरह सारा जो है ना। और गोल्जिकाई की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? सिस्टर ने। कुछ किताबों में 8 से 12 लिखा हुआ तो बात एक ही है, 10 से 12 बोलो चाहे 8 से 12 बोलो, ये सही है दोनों ही। ठीक है चलो डन। अब बताओ ये गोल्जिकाई से क्या पढ़ेंगे? ईआर। क्या पढ़ेंगे बताओ? ईआर। जनरल 2-3 बातें लिख लेते हैं, क्लास को खत्म करेंगे, भाई की बस का भी टाइम हो गया। लिखिए ईआर। ईआर, ईआर का पूरा नाम? हाँ हाँ जी बोलो किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ अब? ईआर। इधर देखो हम बात करना चाह रहे हैं, बताओ किसके बारे में? ईआर। तो ध्यान दीजिए ईआर के परिक्षिप्त करता, परिक्षिप्त मतलब इसको देखा था सबसे पहले, परिक्षिप्त किसने किया था? परिक्षिप्त करता कौन थे? तो परिक्षिप्त करता का नाम है बच्चों बोलो कौन है? बताओ अंग्रेजों के इससे खराब नाम क्या होंगे? हमारे यहाँ का शैम्पू का, शैम्पू होता है ना गार्नियर, शैम्पू होता है फेस वॉश होता है? गार्नियर क्या होता है? फेस वॉश होता है। लड़के क्या जाने फेस वॉश है, तो गार्नियर जो फेस वॉश होता है। तो अब बताओ हमारे यहाँ पर तो फिर ऐसे तो क्लिनिक प्लस रख दो छोरी का नाम, क्लिनिक प्लस डव है, तो गार्नियर। और नाम करता और खोज करता सेम ही है, और वो कौन है बताओ? पोल्टर। बोलो कौन है? पोल्टर। लिख लो ये तीनों बातें। लिखो अन्य नाम अर्गेस्टोप्लाज्म और कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल, ये दोनों क्या है इसके? अन्य नाम, अदर नाम, अदर नेम। उपस्थिति बोलो सेम वही। अरे जहां गोल्जिकाई होगा वहीं होगा ना ये भी, तो बताओ कहां पर? कहां पर? पहले बोलो कहां पर? जहां पर गोल्जिकाई होगा वहीं पर ही होगा। गोल्जिकाई कहां था? सभी, सभी, हाँ सभी यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन कहां कहां पर नहीं होगा? और सीव ट्यूब्स, चालनी, और बोलो परिपक्व शुक्राणु। हाँ चलो लिखो। लिख दिया क्या? चलो बढ़िया। हो गया टाइम तो। चलो हो गया टाइम। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आया पढ़ के? समझ में आ गया सबको? बंद करो एक बार, रिवाइज करेंगे फटाफट। हाँ जी आ जाइए, कर दी बंद। चलो ध्यान लगाओ, टॉपिक का नाम बोलो। टॉपिक का नाम
खोजकर्ता 150 से अधिक नाम खोजे गए, लेकिन मेन कौन है? पादपों के अंदर गोल्जी इकाई को ही क्या कहा जाता है? इसका निर्माण कौन करता है? अंतःप्रदवयी जालिका। सबसे पहले अपन बताओ, जब भी कोई भी पदार्थ आएगा तो कहां से परमिशन लेकर के आएगा? ट्रैफिक हवलदार किसे कहते हैं? प्रोटीन के लिए रास्ता कौन देता है? डिक्टियोसोम किसका नाम है? शुक्राणु के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? उस एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है? उस लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? पाचन का केंद्र किसे कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कहाँ पाए जाते हैं? उसके बाद ईआर के खोजकर्ता कौन है? कौन है बताओ? पर्ट। ईआर कितने प्रकार की? 2। रफ और बताओ स्मूथ। रफ के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसमें राइबोसोम। अगर राइबोसोम है तो किसका निर्माण होगा? राइबोसोम नहीं है तो किसका होगा? सबसे पहले बताओ कौन अपन ये सभी जो गोल्जी का है और अंतःप्रदवी जालिका कहां पर पाई जाती है? यूगेरिड। लेकिन कहां नहीं पाई जाती? आरबीसी, चालनी नलिका और परिपक्व। मेन काम क्या होता है इसका? स्त्रवण। मेन काम क्या होता है? स्त्रवण। इसके कितने भाग होते हैं? टोटल कितने भाग याद रखोगे? 3। पहले का नाम क्या है? सिस्टर्नी। गोल्जी इकाई की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? सिस्टर्नी। दूसरा बोलो ट्यूबेल्स। तीसरा बोलो रिक्तिका। इसके अंदर 2 भाग होते हैं, जो अंदर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सिस। बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? ट्रांस। बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? ट्रांस। फिर आप मुझे बताइए ईआर के परिक्षिप्त करता कौन है? गार्नियर। नामकर्ता खोजकर्ता पोर्टर। अन्य नाम कौन है? बोलो कौन है? अर्गेस्ट। बोलो अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या होता है? अर्गेस्टो। और इसे क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। सभी प्रकार की कौन सी? यूगेरिड। लेकिन कहां नहीं पाई जाती? आरबीसी, चालनी नलिका, परिपक्व। बोलो कंप्लीट है? चलो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।